एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की को अपनी पीठ पर उठाकर कहीं जा रहा होता है और वो कहता है कि तुम मर नहीं सकती, मैं तुम्हें बचा लूंगा, यह तुम्हारे बड़े भाई का वादा है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि तानजीरो चारकोल बेचने के लिए शहर की ओर जाने वाला होता है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हें इतनी बर्फ में जाने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी तानजीरो कहता है कि न्यू ईयर आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि इस न्यू ईयर पर हम पेट भर के खाना खाएं, इसलिए मुझे जाना होगा। पर तभी उसके भाई और बहन उसके साथ जाने की जिद करने लगते हैं, पर बाद में माँ और तानजीरो के समझाने पर वह मान जाते हैं। फिर तानजीरो वहाँ से निकल पड़ता है, बट रास्ते में उसे उसकी बहन नेजुको मिलती है और कहती है कि वो उसके छोटे भाई को सुला रही थी, नहीं तो वो बहुत रोता। अब तानजीरो शहर की ओर चला जाता है। अब शहर पहुंचकर तानजीरो चारकोल बेचने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि एक लड़का एक औरत से बचते हुए तानजीरो के पास आता है और कहता है, प्लीज तानजीरो, इसे सूंघ कर बताना कि इसे किसने तोड़ा है। और तब तानजीरो उसे सूंघ कर बताता है कि इससे बिल्ली की गंध आ रही है। तभी वो लड़का उस लेडी को कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने प्लेट नहीं तोड़ी। अब हम देखते हैं रात हो जाती है और तानजीरो घर की ओर निकल पड़ता है, पर तभी एक बूढ़ा आदमी तानजीरो को कहता है, इस टाइम तुम्हारा घर जाना सही नहीं है, तुम्हें घर के अंदर आ जाना चाहिए, इससे पहले राक्षस आ जाएं। तब तानजीरो घर के अंदर आ जाता है और खाना खाने लगता है और खाते हुए वह उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि राक्षस क्या होता है। तब वो बूढ़ा आदमी बताता है कि राक्षस रात को आकर इंसानों को खाते हैं, इसलिए तुम्हारा रात को घूमना ठीक नहीं, तुम सो जाओ और सुबह अपने घर निकल जाना। अब सुबह तानजीरो घर के लिए चल पड़ता है, पर जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है तो उसे खून की स्मेल आने लगती है और वो भागते भागते अपने घर के पास पहुंचता है। पर जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर के सभी लोग मारे गए हैं। यह देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये किसने किया। इसी बीच वो देखता है कि उसकी बहन नेजुको अभी जिंदा है और वह उसे अपनी पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल की ओर भागने लगता है। भागते भागते तानजीरो काफी थक जाता है और ठंड की वजह से उसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि नेजुको राक्षस में बदलना शुरू हो जाती है और वो दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं, पर बर्फ की वजह से वो दोनों बच जाते हैं। पर तभी तानजीरो देखता है कि नेजुको अपने पैरों पर खड़ी होती है। तब तानजीरो कहता है, तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उठाकर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। और तभी राक्षस बनी नेजुको तानजीरो पर हमला कर देती है और तानजीरो अपने आप को बचाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी की लकड़ी को उसके मुंह में फंसा देता है। पर नेजुको तानजीरो पर भारी पड़ने लगती है और तानजीरो इमोशनल होकर कहने लगता है, मुझे माफ करना, जब तुम मर रहे थे मैं सो रहा था, मैं किसी को भी बचा नहीं सका, पर मैं कम से कम तुम्हें जरूर बचाऊंगा, हौसला रखना, तुम राक्षस नहीं बन सकती। तभी हम देखते हैं कि नेजुको की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, पर अचानक से एक लड़का तलवार से नेजुको पर हमला कर देता है, पर तानजीरो उसे बचा लेता है। तब वो लड़का तानजीरो से पूछता है कि तुम इस राक्षस को क्यों बचा रहे हो? तब तानजीरो कहता है कि ये मेरी बहन है। अब वो लड़का नेजुको को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरा फर्ज है कि मैं हर राक्षस को ढूंढूं और उसे मारूं। पर तब तानजीरो कहता है कि नेजुको ने किसी को नहीं मारा, यहाँ तक कि मुझे मेरे घर से एक अनजान गंध आ रही थी, मुझे लगता है कि उसी ने मेरी फैमिली को मारा है, मुझे नहीं पता नेजुको राक्षस कैसे बनी। तो वो लड़का बताता है कि इसके जख्म राक्षसों के खून के संपर्क में आए होंगे, इसी वजह से ये राक्षस बन गई है और इसी तरह ये राक्षस अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। पर तब तानजीरो कहता है कि मेरी बहन ने किसी इंसान को नहीं मारा, प्लीज उसे छोड़ दो। तब वो लड़का कहता है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, अगर मैंने इसे छोड़ा तो ये तुम पर हमला कर देगी। पर तब तानजीरो कहता है कि ये मेरी बहन है, इसे पता है कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ, ये मेरे पर हमला नहीं करेगी, मैं इसे ठीक करने का रास्ता ढूंढ लूंगा। तब वो लड़का कहता है कि एक बार कोई इंसान राक्षस बन जाए तो वह वापस इंसान नहीं बन सकता। पर तानजीरो कहता है कि प्लीज इसे छोड़ दो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। और उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है। तब वो लड़का कहता है कि तुम इसे ठीक नहीं कर सकते, अगर मैंने इसे छोड़ा तो तुम भी राक्षस बन जाओगे, क्या तुम यही चाहते हो? और वैसे भी तुम बहुत कमजोर हो। हाँ, शायद राक्षसों के पास तुम्हारी बहन को ठीक करने का कोई रास्ता हो, पर वो ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि ताकतवर हमेशा कमजोर को दबाता है। तब वो लड़का नेजुको पर हमला कर देता है, जिसे देखकर तानजीरो उस लड़के पर हमला कर देता है, पर वो लड़का तानजीरो के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। और तभी वह देखता है कि तानजीरो के पास उसकी कुल्हाड़ी नहीं है और तभी तानजीरो की कुल्हाड़ी उसके पास से गुजरकर पेड़ पर लगती है। तब वो लड़का तानजीरो की चालाकी को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है कि कैसे उसने उसे चकमा देकर उलझाए रखा, पर उसका असली प्लान
प्लान तो कुछ और था, पर तभी नेजुको उस लड़के पर हमला कर देती है और तांजीरो की तरफ जाने लगती है। पहले तो उस लड़के को लगता है कि नेजुको तांजीरो पर हमला करने वाली है, पर अचानक वो देखता है कि नेजुको तांजीरो को बचाने लगती है। अब एक तरफ नेजुको उस लड़के पर हमला करने वाली होती है और दूसरी तरफ वो लड़का सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बहुत ज्यादा घायल है, इस टाइम इसे भूख भी बहुत लग रही होगी, पर फिर भी ये अपने भाई को खाने की जगह उसे बचा रही है। तब वो लड़का सोचता है कि शायद ये बाकियों से अलग है। तो वो नेजुको को बेहोश कर देता है और जब तांजीरो उठता है तो वो देखता है कि नेजुको उसके पास लेटी होती है और वो लड़का कहता है कि तुम उठ गए, जाओ जल्द से जल्द माउंट सागिरी चले जाओ, वहाँ तुम्हें एक बूढ़ा आदमी मिलेगा जिसका नाम साकोंजी उरोकोडाकी होगा। जब वो तुम्हें मिल जाए तो उसे कहना कि तुम्हें गियू टोमियोका ने भेजा है और कहता है कि अभी आसमान में बादल हैं, अभी तुम्हारी बहन बची रहेगी, पर ध्यान रखना इसे कभी भी सूरज की रोशनी में मत जाने देना। और यह कहकर वो चले जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तांजीरो अपने घर वालों को दफनाकर माउंट सागिरी की ओर चल पड़ता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और इसके अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो कुछ बैम्बू स्टिक और एक टूटी हुई बास्केट को नेजुको के पास लेकर आता है और नेजुको को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए उस बास्केट को ठीक करने लगता है और बाद में नेजुको को बास्केट के अंदर आने को कहता है, पर नेजुको के राक्षस बन जाने के कारण उसकी हाइट काफी बढ़ गई थी। तब उस समय तांजीरो उसे अपनी हाइट कम करके बास्केट के अंदर एडजस्ट होने को कहता है। अब नेजुको अपनी हाइट को एडजस्ट करके उस बास्केट में आ जाती है और तांजीरो माउंट सागिरी का रास्ता पूछकर वहाँ के लिए निकल पड़ता है। अब चलते चलते रात हो जाती है और जब वो एक टेम्पल के पास पहुँचता है तो उसे खून की गंध आने लगती है और वह जब भागते हुए टेम्पल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक राक्षस लोगों को खा रहा होता है और वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं होता। और तब वह राक्षस कहता है, ये मेरा इलाका है, जो मेरे इलाके में आता है उसे भुगतना पड़ता है। ये सुनकर तांजीरो काफी डर जाता है और वह राक्षस तांजीरो पर हमला कर देता है। और दूसरी ओर खून को देखकर नेजुको के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि वह बहुत भूखी होती है। यहाँ तांजीरो उस राक्षस से मुकाबला करने लगता है, पर जब नेजुको को तांजीरो की चीख सुनाई देती है तो वो जल्द से भागते हुए आती है और एक किक मारकर उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देती है। तब वो राक्षस कहता है कि तुम राक्षस होकर एक इंसान का साथ कैसे दे सकती हो? और वह राक्षस बिना सिर के ही तांजीरो पर हमला कर देता है, पर नेजुको एक और किक मारकर उसे दूर फेंक देती है, जिसे देखकर तांजीरो काफी हैरान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि बिना सिर के ये राक्षस हमला कैसे कर पा रहा है और बोल कैसे सकता है। अब हम देखते हैं कि उस राक्षस के सिर के साइड से हाथ उगाते हैं और वह तांजीरो पर हमला कर देता है। दूसरी ओर उस राक्षस का शरीर नेजुको को पटक पटक के मारने लगता है और इधर तांजीरो उस राक्षस के सिर से लड़ रहा होता है और उस राक्षस के सिर पर अपना सिर मारकर उसे अपने आप से दूर करता है और फिर अपनी कुल्हाड़ी के साथ ही उसे एक पेड़ की ओर फेंक देता है, जिससे उस राक्षस का सिर उस पेड़ के साथ फंस जाता है और तांजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए चला जाता है। और जब तांजीरो नेजुको को बचाने के लिए उस राक्षस के शरीर को धक्का देता है तो वो उस राक्षस के साथ ही खाई में गिरने लगता है, पर नेजुको सही टाइम पर आकर तांजीरो को बचा लेती है और वह राक्षस का शरीर नीचे गिरकर मर जाता है, जिससे उस राक्षस का सिर भी बेहोश हो जाता है। अब जब तांजीरो राक्षस के सिर को मारने लगता है तो उसके पीछे से एक आदमी आता है और कहता है, ये इससे नहीं मरेगा। और उसके बाद तांजीरो के पूछने पर वो आदमी कहता है, तुम खुद सोचो इसे कैसे मारा जा सकता है। और तब तांजीरो एक पत्थर लेकर आता है। अभी वो उस राक्षस को मारने की हिम्मत बटोर ही रहा होता है कि तब वह आदमी सोचता है, ये लड़का कितना दयालु है, इसके सामने राक्षस है पर फिर भी ये कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा, मुझे नहीं लगता ये इसे मार पाएगा। और तब हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और वह राक्षस सूरज की रोशनी की वजह से जल के मर जाता है। ये देखकर तांजीरो काफी शॉक हो जाता है कि कैसे राक्षस बस थोड़ी सी सनलाइट से जल के मर गया। उसके बाद वह अपनी बहन को ढूंढने लगता है और उसे टेम्पल के अंदर सेब पाकर रिलैक्स हो जाता है। अब वो सोचने लगता है कि वो आदमी कहाँ गया। अब तांजीरो टेम्पल के बाहर आ जाता है जहाँ वो आदमी बैठकर प्रार्थना कर रहा होता है और वो आदमी बताता है कि उसका नाम सकांजी उरुकोडाकी है और पूछता है कि क्या तुम वही हो जिसे गियू टोमियाका ने भेजा है? तब तांजीरो बताता है, हाँ मैं वही हूँ। तब वो आदमी पूछता है कि क्या होगा अगर तुम्हारी बहन किसी इंसान को खा ले? यह
सुनकर तानजीरो शॉक हो जाता है। तो वो आदमी तानजीरो के पास आकर उसके एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, तुम डिसीजन लेने में बहुत स्लो हो, इसलिए तुम उस राक्षस को सुबह होने से पहले नहीं मार सकी। तुम्हें पता है तुम मेरे इतने सिंपल सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाए? तो मैं बताता हूँ, क्योंकि तुम्हारा संकल्प बहुत कमजोर है। तुम दो चीजें कर सकते हो अगर तुम्हारी बहन किसी इंसान को खा लेती है। पहला तो तुम उसे मार दो और खुद भी मर जाओ, और दूसरा कि तुम ऐसा कभी होने ही ना दो। क्या तुम्हें समझ आ गया? तो तानजीरो कहता है हाँ। तो वो आदमी कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा कि तुम डेमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर बनने के लिए सही हो या नहीं। चलो अपनी बहन को उठाओ और मेरे साथ चलो। अब दोनों भागते भागते उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं और तब वह आदमी तानजीरो को कहता है कि तुम्हारे टेस्ट के लिए हमें पहाड़ पर जाना होगा, और मैं वादा करता हूँ जब तक तुम वापस आओगे तब तक मैं तुम्हारी बहन का ध्यान रखूंगा। उसके बाद दोनों पहाड़ की ओर निकल जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और सांस लेने में भी मुश्किल हो रही होती है। तब वह आदमी तानजीरो को कहता है कि तुम्हें सुबह होने से पहले मेरे घर के पास पहुँचना होगा, वो भी अकेले। ये कहकर वह आदमी धुंध में कहीं गायब हो जाता है। पहले तो तानजीरो को लगता है कि मैं आसानी से उस आदमी की स्मेल से रास्ता पता कर लूंगा और वो पहाड़ से उतरना शुरू कर देता है, पर तभी वह एक ट्रैप में फंस जाता है। तब उसे समझ आता है कि असली टेस्ट ये है, उसे इन सभी ट्रैप्स को पार करके सुबह तक नीचे पहुंच जाना है। और वो बड़ी मुश्किल से सभी ट्रैप्स को पार करते हुए आखिरकार उस आदमी के घर पहुंच जाता है। इस बीच उसे बहुत चोटें आई होती हैं। ये देखकर वह आदमी कहता है, आज से तुम मेरे शिष्य हो। तो इसी के साथ सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी अगले एपिसोड को देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें डेमन स्लेयर कॉर्प्स के बारे में बताया जाता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 100 सालों से राक्षसों को मार रही है और यह किसी भी सरकार के साथ लिंक्ड नहीं है। हमें ये तो नहीं बताया गया कि राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई, हमें बस इतना बताया गया है कि राक्षस अपने जख्मों को मिनटों में ठीक कर लेते हैं और इनका फेवरेट फूड इंसान है। इन्हें बस सनलाइट या फिर स्पेशल टाइप की स्वॉर्ड से मारा जा सकता है जो कि सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और डेमन स्लेयर इंसानों को बचाने के लिए इन राक्षसों को मारते हैं। तब वो आदमी तानजीरो को कहता है कि मैं एक ट्रेनर हूँ, मेरा काम डेमन स्लेयर के लिए लोगों को तैयार करना है। मेरे जैसे और भी ट्रेनर हैं, सभी के पढ़ाने का अपना अपना तरीका है, और तुम्हें डेमन स्लेयर कॉर्प्स में ज्वाइन करने के लिए फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा, जो कि माउंट फुजिसानी में होगी, जो डिसाइड करेगी कि तुम डेमन स्लेयर बनने के काबिल हो या नहीं। और इसी के साथ तानजीरो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि तानजीरो दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। अब वह सभी ट्रैप्स को आसानी से पार कर लेता है और उसकी ट्रेनिंग दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। एक बार के लिए तो तानजीरो को लग रहा था कि ये आदमी मुझे मारना चाहता है। अब वह तलवार चलाना सीख रहा है। वह रोज तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता है जब तक उसके हाथ दुखने नहीं लग जाते। अब ट्रेनिंग के दौरान वह आदमी तानजीरो को कहता है कि अगर तुमने कभी अपनी तलवार को तोड़ा तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। उसके बाद तानजीरो अलग अलग फॉर्म सीखता है और वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें वो सारी 10 फॉर्म्स बताऊंगा। हम स्टार्ट करेंगे एक गहरी सांस से, जिससे तुम्हारी बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर बढ़ जाएगी। और तानजीरो बहुत गलतियां करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वह आदमी तानजीरो को झरने से नीचे फेंक देता है। और अगले सीन में हमें पता लगता है कि नेजुको पिछले 6 महीनों से सोई हुई है, जिसका कोई भी कारण पता नहीं लग रहा। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया पर कुछ पता नहीं लगा। और तानजीरो कहता है कि मुझे डर है कि कहीं एक दिन मैं उठूं और नेजुको मरी हो। अब 1 साल बीत जाता है और वह आदमी तानजीरो को कहता है, मैंने अब तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है, अब जो करना है तुमने करना है, जिससे पता लगेगा कि तुम अगले लेवल में जा सकते हो या नहीं। अब वह आदमी तानजीरो को एक बड़े पत्थर के पास लेकर जाता है और कहता है कि अगर तुमने इस पत्थर को 2 हिस्सों में काट दिया तो मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में जाने दूंगा। अब तानजीरो सोचता है कि कोई तलवार इसे 2 हिस्सों में कैसे काट सकती है, और वह आदमी हवा में गायब हो जाता है। अब उस दिन के बाद तानजीरो रोज प्रैक्टिस करने लगता है और उस पत्थर को काटने की कोशिश करता है, पर फिर भी उसे किसी तरह की कोई भी सफलता हासिल नहीं होती। अब 6 महीने बीत जाते हैं पर अभी भी वो वहीं का वहीं है। तब हम देखते हैं एक और लड़का वहाँ आता है और तानजीरो को कहता
कहता है तुम बहुत स्लो हो, कमजोर हो और इमेच्योर हो। मैं ऐसे लड़के को डायमंड स्लेयर नहीं मानता। और वह तानजीरो को लड़ने का आह्वान देता है और कहता है मुझे दिखाओ तुमने अब तक क्या सीखा है। और तब तानजीरो कहता है तुम्हें चोट लग जाएगी। तब वह लड़का हंसते हुए कहता है तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे छू भी पाओगे? और वह तानजीरो पर हमला कर देता है और वह बताता है कि वह भी इस पत्थर को पहले काट चुका है। और यहाँ हम देखते हैं कि तानजीरो बुरी तरह पिट जाता है और वह लड़का कहता है कि तुमने 1.5 साल में कुछ नहीं सीखा, तुमने बस चीजों को याद किया है, पर तुम्हारी बॉडी अभी भी पहले जैसी कमजोर है। और वह लड़का तानजीरो को बेहोश करके एक लड़की के हवाले करके चला जाता है। अब जब तानजीरो रात को होश में आता है तो वह उस लड़की से पूछता है कि क्या तुमने उसे देखा? वो कितना अमेजिंग था, मैं भी उसकी तरह बनना चाहता हूँ। तब वो लड़की कहती है हाँ जरूर, मैं इसलिए तो आई हूँ। और वो अपना नाम मकोमो बताती है और उस लड़के का नाम साबितो। अब मकोमो तानजीरो को उसकी गलतियाँ बताती है और उसे गाइड करती है और हमें यहाँ पता लगता है कि यह दोनों अनाथ थे और उन्हें उसी बूढ़े आदमी ने पाला था। और वो कहती है कि और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो तुम्हें देख रहे हैं। अब 6 महीने बीत जाते हैं और तानजीरो साबितो को चैलेंज करता है, पर इस बार तानजीरो की तलवार साबितो को पहले हिट कर जाती है और साबितो का मास्क कट जाता है, जिससे वह स्माइल करने लगता है और वो दोनों धुंध में कहीं गायब हो जाते हैं। और जैसे ही धुंध हटती है तो तानजीरो देखता है कि उस पत्थर के 2 हिस्से हो चुके हैं और इसी के साथ एपिसोड का अंत हो जाता है। अब अगले एपिसोड को देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही हो, आप उस पे क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तानजीरो मन ही मन कहता है कि मैं इसलिए जीता क्योंकि मैंने ओपनिंग थ्रेड को डिटेक्ट करना सीख लिया है, जो मुझे बताती है कि मुझे कब और कहां हमला करना चाहिए। और जैसे ही मैं उसे देखता हूं, वह अपने आप ही टाइट हो जाती है और मैं उस पर हमला कर देता हूं। तब वहाँ उरोकोडाकी आ जाता है और यह देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरा कोई प्लान नहीं था तुम्हें फाइनल स्टेज में भेजने का, क्योंकि मैं किसी और बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम इसे ना काट पाओ, पर तुमने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। मुझे तुम पर गर्व है। यह सुनकर तानजीरो की आंखों से आंसू आ जाते हैं और उरोकोडाकी कहता है कोशिश करना कि तुम फाइनल राउंड से जिंदा वापस आ जाओ। मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब जब रात को तानजीरो खाना खाकर अपने बाल काट रहा होता है, तब उरोकोडाकी कहता है एक चीज याद रखना, राक्षस जितने ज्यादा इंसानों को खाते हैं उनकी ताकत उतनी बढ़ती जाती है, और कुछ राक्षस तो ऐसे हैं जो कि मैजिकल पावर्स को यूज करते हैं। इसलिए तुम्हारी रक्षा के लिए मैं तुम्हें ये वार्डिंग मास्क देता हूँ, जिस पर प्रोटेक्शन मैजिक किया हुआ है। अब सुबह तानजीरो अपनी बहन से मिलकर जब वहाँ से जाने लगता है, तब वह उरोकोडाकी से विदा लेता है और जाते हुए कहता है साबितो और मकोमो को मेरी तरफ से हेलो कहना। पर ये सुनकर उरोकोडाकी काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि तानजीरो को उन दोनों मरे हुए बच्चों के नाम कैसे पता है। अब शाम तक तानजीरो फाइनल राउंड के लिए पहुंच जाता है, जहां और भी काफी लोग आए होते हैं। तब वहां पर 2 लड़कियां उन्हें बताती हैं कि रात होते ही आपका फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ माउंट फूजी के सामने पर बहुत सारे राक्षसों को विस्टीरिया ब्लूम्स की मदद से कैद करके रखा हुआ है, जिसे राक्षस बहुत नापसंद करते हैं और आप सबको 7 दिनों तक इन सब से बच के रहना पड़ेगा। इसी के साथ फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है और सभी जंगल की ओर चले जाते हैं। तब तानजीरो मन ही मन सोचता है कि मुझे बस रात में इनसे बच के रहना है, क्योंकि सुबह होते ही ये अपने आप ही जल के मर जाएंगे। इतने में तानजीरो को एक राक्षस की गंध आती है और वो उसे ढूंढने लगता है और अचानक से वे राक्षस उस पे हमला कर देता है, पर तानजीरो अपनी फुर्ती दिखाते हुए वहाँ से हट जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि 2 राक्षस आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि मैं इसे खाऊंगा, मैं इसे खाऊंगा, और ये दोनों तानजीरो पर हमला कर देते हैं। पर तानजीरो अपनी स्पेशल तलवार से उनके सिर धड़ से अलग कर देता है और हम देखते हैं कि वह राक्षस राख बन जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ये तलवार उसे उरोकोडाकी ने दी थी और उन्होंने बताया था कि ये तलवार स्पेशल स्टील से बनी है, जो कि सूरज की रोशनी को अपने अंदर समा लेती है, और यही तलवार राक्षसों को पूरी तरह खत्म कर सकती है, जिसका नाम है निटिरिंग स्वॉर्ड। और राक्षसों का सबसे कमजोर अंग उनका गला होता है। अब तानजीरो को एक लड़के के चीखने की आवाज आती है और जब वो वहाँ पहुँचता है तब वो एक बहुत बड़े राक्षस को देखता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि उस राक्षस के हाथ में एक लड़के की लाश होती है, जिसे वो पूरा का पूरा निगल जाता है। और जैसे ही वह उस लड़के को खाता है, वो और ज्यादा ताकतवर हो जाता है और ये राक्षस उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है। अब तानजीरो उस लड़के को बचाने के लिए उस राक्षस के हाथ काट देता है, पर तब वह राक्षस कहता है कि देखो कौन आया है, एक और जिसके पास फॉक्स मास्क है। ये सुनकर तानजीरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तब वह राक्षस कहता है कि ये कौन सी सदी चल रही है। तब तानजीरो कहता है ताइशो पीरियड। ये सुनकर
वह राक्षस बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं इतने समय से यहीं पर कैद हूँ, उरोकोडाकी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब तांजीरो कहता है, उरोकोडाकी? तो वह राक्षस कहता है, हाँ, उसी ने मुझे यहाँ पर कैद किया था और तब से मैं लोगों को खा रहा हूँ और अब तक मैं कुल 50 लोगों को खा चुका हूँ। उनमें से 13 उरोकोडाकी के शिष्य थे, अब 14वें तुम होगे। अभी तक उरोकोडाकी के शिष्यों में से केवल 2 ही थे जो मेरा सामना कर पाए। उनमें से एक अजीब से रंग वाले बालों का लड़का था जो कि उनमें से सबसे ताकतवर था और दूसरी एक छोटी सी लड़की जिसने फ्लावरी किमोनो पहना था। वो ज्यादा ताकतवर तो नहीं थी पर काफी तेज थी। ये सुनकर तांजीरो चौंक जाता है और सोचता है कि क्या वे मर चुकी हैं? तब वह राक्षस कहता है, तुम्हारा ये फॉक्स मास्क बिल्कुल वैसा ही है जैसा उरोकोडाकी के बाकी शिष्यों के पास था। कभी कभी ऐसा लगता है उरोकोडाकी मुझे खुद बताता है कि मुझे किसे खाना है। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने उस लड़की को ये सब बताया था तो वो बहुत दुखी हो गई थी और मैंने उसके शरीर के एक एक अंग को उखाड़ दिया था। ये सुनकर तांजीरो बहुत गुस्से में आ जाता है और वह उस राक्षस पर हमला कर देता है, पर वह राक्षस उसे पंच मारकर दूर फेंक देता है और तांजीरो वहीं बेहोश हो जाता है और उसका मास्क भी टूट जाता है। बेहोशी की हालत में तांजीरो अपने छोटे भाई को देखता है और उसी समय उठ जाता है। राक्षस ये देखकर उस पर हमला कर देता है। तांजीरो अपनी तलवार से उसके हाथों को काटने लगता है, पर उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि जैसे ही वो उसके हाथों को काटता था वो उसी समय उगाते थे। तब वो राक्षस बताता है कि उस लड़के ने भी मेरे सिर को काटने की कोशिश की थी पर वह असफल रहा और मैंने उसके सिर को कुचल दिया। अब ये सुनकर तांजीरो और गुस्से में आ जाता है और वो उस राक्षस के हाथों को काटते हुए उसके सिर के पास पहुंच जाता है। ये देखकर राक्षस सोचने लगता है कि तुम मेरे गले को नहीं काट पाओगे। जैसे ही तुम फेल होगे मैं उस लड़के की तरह तुम्हारा सिर भी कुचल दूंगा। पर इधर तांजीरो अपनी पूरी पावर से उस राक्षस के सिर को धड़ से अलग कर देता है और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड को देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही हो, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस राक्षस का शरीर जलना स्टार्ट कर देता है और उस राक्षस को कुछ याद आ रहा होता है और यहाँ हमें पता लगता है कि इस राक्षस ने अपने बड़े भाई को खा लिया था और जैसे ही उसे ये याद आता है वह सोचता है कि क्या मेरा बड़ा भाई भी था और मैंने उसे खा लिया। ये सोचकर वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और तांजीरो को उस राक्षस में से बहुत सैड स्मेल आ रही होती है और वो दुआ करता है कि प्लीज गॉड इसे अगले जन्म में राक्षस मत बनने देना। और इसी के साथ वो राक्षस जल के राख बन जाता है और तब तांजीरो कहता है कि जितने भी लोगों को इस राक्षस ने खाया था अब वो चैन से मर सकते हैं। अब तांजीरो और भी बहुत राक्षसों के साथ लड़ता है और उनसे पूछता है कि कैसे वो अपनी बहन को राक्षस से इंसान में कन्वर्ट कर सकता है, पर उसे कोई भी सफलता हासिल नहीं होती। अब 7 दिन बीत जाते हैं और तांजीरो अपने फाइनल राउंड को पूरा कर लेता है और यहाँ तांजीरो देखता है कि उसमें से केवल वे 4 लोग ही बचे हैं और हम देखते हैं कि वे 2 लड़कियां उन सबको कांग्रेचुलेट करती हैं और उनको अपना अपना एक कासुगाई क्रो देती हैं और यहाँ हमें वो लड़कियां बताती हैं कि ये क्रो कम्युनिकेशन के काम आएंगे। और पता नहीं क्यों एक लड़की को क्रो की जगह स्पैरो मिल जाती है। चलो वो छोड़ो, अब उन्हें अपनी तलवार के लिए और चुनने के लिए कहते हैं जिससे उनकी तलवार को बनाया जाएगा। और यहाँ दूसरी तरफ हमें डेमन स्लेयर कॉर्प्स के लीडर को दिखाया जाता है जिसका क्रो उसे बताता है कि केवल 5 लोग ही जिंदा बचे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि तांजीरो काफी थक चुका होता है और वो बड़ी मुश्किल से उरोकोडाकी के घर पहुँचता है और वो देखता है कि नेजुको अपनी नींद से उठ गई है, जिसे देखकर तांजीरो काफी खुश हो जाता है। अब तांजीरो को जिंदा देखकर उरोकोडाकी बहुत खुश होता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। अब घर के अंदर आकर उरोकोडाकी तांजीरो से कहता है कि अब तुम तैयार हो किसी भी राक्षस से लड़ने के लिए। तुम्हें कुछ ऐसे राक्षस मिलेंगे जो कि ब्लड डायमंड आर्ट यूज करेंगे। मुझे यकीन है कि तुम उनका भी सामना कर लोगे। अब तांजीरो पूछता है कि क्या नेजुको ब्लड डायमंड आर्ट की वजह से बाकी राक्षसों से अलग है? तो उरोकोडाकी कहता है नहीं, मुझे लगता है कि नेजुको को अपनी ताकत सोने से मिलती है जिससे वो बिना किसी इंसान को खाए अपनी ताकत को बढ़ा सकती है। अब हम देखते हैं 15 दिन बीत जाते हैं और तांजीरो के पास एक आदमी आता है जो अपना नाम हगानेजुका बताता है और कहता है मैं तांजीरो की तलवार बनाकर लाया हूँ। और उसे उस तलवार की खूबियाँ बताने लगता है और कहता है कि ये तलवार अपने मालिक के अकॉर्डिंग अपना रंग बदलती है और मुझे लगता है कि इसका रंग लाल होगा। अब तांजीरो जैसे ही अपनी तलवार को निकालता है उस तलवार का रंग काला पड़ जाता है और ये देखकर उरोकोडाकी और हगानेजुका हैरान हो जाते हैं। तब उरोकोडाकी कहता है कि ऐसा काफी कम होता है कि किसी स्वॉर्ड का रंग काला हो। अब हम देखते हैं कि एक क्रो तांजीरो के पास आता है और उसे बताता है कि डेमन स्लेयर कॉर्प्स की तरफ से मैं तुम्हारी पहली असाइनमेंट लाया हूँ। तुम्हें नॉर्थ वेस्ट में एक टाउन में जाना होगा जहाँ पर रोज एक लड़की गायब हो
जाती है और तुम्हें इसका पता लगाकर उस राक्षस को मारना होगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड को देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।